नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज हम बात करेंगे चक्रवात फेंगल के बारे में और किस प्रकार से तमिलनाडु ने इसने भारी वर्षा करवाई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से ये बनते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, चक्रवात फेंगल की ही देन है। और चक्रवात फेंगल जिस तरह से बढ़ रहा है उसको मैं आपको एक बार मैप पे दिखा दे रही हूँ, किस प्रकार से बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ इसका मूवमेंट ऐसे हुआ है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में उभरा है और इसने अब लैंडफॉल करना शुरू कर दिया। लैंडफॉल यानी कि अब ये पूरी तरह से मूव कर चुका है तमिलनाडु के कोस्ट पे। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय मौसम विभाग ने 27 नवंबर को ही इसके बारे में चेतावनी जारी कर दी थी। चेन्नई से इसने 770 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इस दबाव को अगले 2 दिनों के लिए श्रीलंका से होते हुए बताया गया था कि ये श्रीलंका से होते हुए बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एक डिप्रेशन फॉर्म हुआ था। एग्जाम्पल, ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे चेन्नई है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया बना था, लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब वाला क्षेत्र बना था। लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब वाला क्षेत्र तब बनता है जब कोई जगह गर्म हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से यहाँ पे हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगती हैं और एक्सपैंड करती हैं, और इसी लो प्रेशर को भरने के लिए दूर से हाई प्रेशर वाली हवाएं आती हैं और अंदर की तरफ घूमने लगती हैं। क्योंकि अंदर के वाले क्षेत्र को भरना है, इसलिए गोल गोल वो अंदर की तरफ घूमने लगती है और इसी प्रकार से चक्रवात बनता है। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग ने बताया था कि 75 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हुई चेन्नई, चेंगलपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लुवर और अन्य जगहों पर भी लगातार बारिश होगी। इन 6 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करा दिए गए थे। चक्रवात के असर को लेकर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था कि एक हाई लेवल की बैठक होनी चाहिए, जो कि हुई। और फिर एनडीआरएफ की 60 टीमों को तिरुवल्लुवर, साथ ही साथ मयिलादुराई, नागपट्टिनम और कुड्डलोर जिले में तैनात किया गया था। अगर फेंगल की बात करें, जो नाम है फेंगल, ये सऊदी अरब की तरफ से आया है। एक अरबी शब्द है जो भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का मिश्रण है। यह शब्द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एवं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के नामकरण पैनल में क्षेत्रीय विविधता को दर्शाता है। चक्रवातों के नाम का चयन किस प्रकार से होता है? इंडियन ओशन में 13 कंट्रीज हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जिसमें यमन, ओमान, सऊदी अरब, क्वेश्चंस इसी से आते हैं प्रीलिम्स के, इंडिया, यूएई, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव्स। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपनी भाषाओं से 13 नामों की सूची दी है। तो 13 देश अगर 13 नाम देंगे तो हमारे पास 169 नेम्स की लिस्ट है, और इन्हीं लिस्ट में से चयन होता है कि कौन सा चक्रवात किस कंट्री द्वारा दिया जाएगा। पूरी सूची बनाई गई है। नामों का उच्चारण आसान होना चाहिए, याद रखने में सरल होने चाहिए और सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए। ध्यान में ये भी रखा जाता है कि नाम ऐसा हो जिनसे अलग अलग क्षेत्रों और भाषाओं के बीच कोई विवाद पैदा ना हो या किसी का अपमान ना हो। तो 27 नवंबर को तमिलनाडु एवं पुद्दुचेरी के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई। तमिलनाडु, पुद्दुचेरी असल में यूनियन टेरिटरी है, और पुद्दुचेरी एवं कराईकल वाला जो क्षेत्र है, याद रखना है, पुद्दुचेरी और कराईकल का जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु में प्रस्तुत है। यनम आंध्र प्रदेश में प्रस्तुत है, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और माहे ये केरल में स्थित है। तो अगर पूछा जाए कि किस प्रकार से पुद्दुचेरी का क्षेत्र तमिलनाडु में फैला हुआ है, खुद पुद्दुचेरी की यूनियन टेरिटरी और उसका जो कराईकल वाला डिवीजन है वो तमिलनाडु में है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ 28 एवं 29 नवंबर को भी तटीय इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। 27 नवंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी थी।
साथ ही साथ 28-29 नवंबर को भी तेज बारिश हुई है। जिन जिलों में के चक्रवात से प्रभावित होने की आशंका बताई गई थी वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, और यहाँ पे इनके कलेक्टर्स ने मुख्यमंत्री को बताया कि यहाँ पे पर्याप्त संख्या में रिलीफ कैंप, साथ ही साथ मेडिकल टीम और स्टैंड बाय पर भी वहाँ पे रखे गए थे ताकि लोगों को इवैक्यूएट कराया जा सके। ठीक है, इसके अलावा मछुआरों को सलाह दी गई थी कि 29 नवंबर तक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका एवं तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ना जाएं, यानी कि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत कराया गया था। अर्ली वार्निंग सिस्टम, जब भी कोई ऐसा चक्रवात बने उससे पहले ही आप वार्निंग दे दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी मछली पकड़ने से बचने के लिए कहा था। समुद्र में मौजूद मछुआरों को तुरंत किनारे लौटने के लिए भी बताया गया था। तो यहाँ पे इस बंगाल की खाड़ी में हमने देखा है काफ़ी लंबी समय से नए नए चक्रवात बन रहे हैं। कुछ समय पहले ही ओडिशा में रेमल बना था और उससे पहले दाना बना था इस क्षेत्र में। यहाँ पे आसना बना था कुछ समय पहले। तो बंगाल की खाड़ी एवं साथ ही साथ अरब सागर में लगातार चक्रवात बन रहे हैं और ये जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं। जितना ज़्यादा जलवायु परिवर्तित होता जाएगा उतने ज़्यादा ये क्षेत्र गर्म होते जाएंगे, और जितने गर्म क्षेत्र होंगे उतनी निम्न दाब वाली स्थिति बनेगी। निम्न दाब वाली स्थिति के बनने की वजह से ही चक्रवात आते हैं। रेमल 24 मई से 28 मई तक आया था। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा को परेशान करके गया है। यहाँ पे 135 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पश्चिम बंगाल के कैनिंग में टकराया था। 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, भारी बारिश हुई थी। आसना 25 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में आया था 2024 में। गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को इसने इम्पैक्ट किया था। कच्छ से उठकर अरब सागर से होते हुए पाकिस्तान के तट से टकराया और गुजरात में 32 लोगों की मृत्यु हुई। दाना 20 से 24 अक्टूबर के बीच में आया था। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, 6 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पे ओडिशा से इवैक्यूएट किया गया था। इसके अलावा भारत की समुद्री तट की लंबाई अगर देखा जाए तो 7,516 या राउंड ऑफ करके 17 किलोमीटर है, 5,717 किलोमीटर है। यानी कि भारत को लगातार तैयार रहना पड़ता है हर तरीके से चक्रवात से बचने के लिए। तो इनमें से 76% जो इलाके हैं वो सुनामी से खतरे में हैं। इसके अलावा यहाँ पे हवा की स्पीड से भी तय होता है कि कौन सा साइक्लोन यानी कि कौन सा चक्रवात कितना खतरनाक होगा। तो यहाँ पे हवा की स्पीड और असर दोनों देखा जाता है। कम हवा की स्पीड अगर होना चाहिए 119 से लेकर 153 तो ये कम है, और विनाशकारी अगर हवा की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर से अधिक है। तो आरंभ में इनको अक्षांश तथा देशांतर के आधार पर जाना जाता था चक्रवातों को, परंतु भ्रम की स्थिति होने पर इनका नामकरण आरंभ किया गया, क्योंकि जो 2 मकर रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने चक्रवात आते हैं उनको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं ना, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और जो ऊपर आते हैं, इन दोनों रेखाओं से ऊपर आते हैं, अक्षांशों से ऊपर आते हैं, उनको हम शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक्स के बीच में आते हैं और ट्रॉपिक्स से ऊपर वाले एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट माना जाता है। पर नाम में क्योंकि कन्फ्यूजन होता था तो 19वीं सेंचुरी से हमने इनका नामकरण करना शुरू कर दिया। वर्ष 1978 तक इसकी परिपाटी का पालन किया गया, परंतु अब पुरुष तथा पहले तक सिर्फ महिलाओं के नाम पे रखा जाता था, बाद में पुरुष एवं महिला दोनों का हो गया। जिसमें शामिल देश यहाँ पे अगर हम बता चुके हैं पहले आपको कि कौन कौन से देश थे जिन्होंने नामकरण करना शुरू किया है इंडियन ओशन में, ये कवर हो चुका है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हवा लो प्रेशर से गुजरती है, ऊपर की तरफ उठती है, कूल डाउन होती है, बादल बनती है और यहीं पे प्रेसिपिटेशन शुरू होता है। और साथ ही साथ हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर को बढ़ने के लिए आने लगती है। ऊपर से कूल डाउन होकर हवा फिर से नीचे आती है और फिर से ऊपर जाती है, यही चक्र जो बनता है इसे हम चक्रवात कहते हैं। कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसको फुलफिल करने के बाद ही एक चक्रवात बन सकता है, जैसे कि सागर का जो समुद्र सतह का तापमान होना चाहिए मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक। निम्न दाब का क्षेत्र बने, ये भी ज़रूरी है, निम्न दाब का क्षेत्र हो। कोरियोलिस बल हो, कोरियोलिस बल का होना जरूरी है, तभी जो चक्रवात है ये इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा पे नहीं बनते, क्योंकि भूमध्य रेखा पे कोरियोलिस बल नहीं होता है। तो 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक जनरली हम इसे देखते हैं, नॉर्थ एंड साउथ,
ठीक है, इसको याद रखना है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात कर रही हूँ। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के बाद ही एक चक्रवात का जन्म होता है। इसके अलावा चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो भूमध्य रेखा के पास जितने चक्रवात आते हैं, इनफैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में जितने चक्रवात आते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इनका नाम हर जगह अलग होता है, जैसे कि पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में इन्हें टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पास इनको विली विलीज कहा जाता है। भारत में सिंपली साइक्लोन्स कहा जाता है और अमेरिकन एरियाज़ में इन्हें हरिकेन्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये सब मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या ज़रूरत होंगी। यहाँ पे नाम भी बता दिया मैंने किस प्रकार से शब्दावली में अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे संबंधित देख लेते हैं प्रश्न क्या है हमारे पास। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। एनडीएमए का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2001 के तहत किया गया है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।